नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यानों में हमने सिंधु सरस्वती सभ्यता के विविध पक्षों के बारे में चर्चा की है। उसी कड़ी में आज हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन किस प्रकार का रहा होगा, उस बारे में ये जानकारी मिलती है कि सिंधु सभ्यता के अवशेषों के प्रकाश में यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि समाज में कई प्रकार के वर्ग विद्यमान थे। विभिन्न उपकरणों से अनुमान लगाया जा सकता है कि कुंभकार, राजगीर, बढ़ई, सोनार, दस्तकार, जुलाहे, ईंट बनाने वाले, मनके बनाने वाले इत्यादि पेशेवर लोग निवास करते होंगे। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि उस काल में पुरोहितों का भी एक अलग वर्ग रहा होगा और तत्कालीन समाज में उनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। राज कर्मचारियों एवं सेनाधिकारियों का भी एक विशिष्ट वर्ग विद्यमान होगा। जहाँ तक संपन्नता का प्रश्न है, व्यापारियों का प्रमुख स्थान अहम रहा होगा। गढ़ी बनाने वाले टीले में शासक, महत्वपूर्ण कर्मचारी एवं संभ्रांत एवं संपन्न लोग रहते होंगे और निचले नगर में अधिकतर सामान्य जन के निवास करते होंगे। खुदाई में प्राप्त छोटे मकानों में श्रमिक वर्ग के लोगों के निवास का अनुमान लगाया जाता है। समाज में कृषकों एवं श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक रही होगी। इसके अलावा परिवार, सिंधु सभ्यता में परिवार एवं स्त्रियों की स्थिति के बारे में भी जो भवन मिले हैं, उनमें पृथक पृथक परिवारों को रहने की योजना दिखाई देती है। अतः यह अनुमान लगाना स्वाभाविक है कि सिंधु सभ्यता में समाज की कई परिवार रही होगी। इस सभ्यता से भारी संख्या में हमें नारी मूर्तियाँ भी मिलती है और क्रीट तथा अन्य भूमध्य सागरीय सभ्यताओं के अंतर्गत मात्र सत्तात्मक समाज पाया जाता है। इसी आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि सिंधु सभ्यता में भी मात्र सत्तात्मक परिवारों का प्रचलन रहा होगा। ऐसी स्थितियों में स्त्रियों का परिवार एवं समाज में महत्वपूर्ण स्थान की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार भोजन, सिंधु सभ्यता के निवासी अपने भोजन में गेहूँ, जौ, चावल, दूध, फल, मांस आदि का सेवन करते थे। फलों में अनार, नारियल, नींबू, खरबूजा आदि से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित थे। पशु पक्षियों की कटी हुई या काटने के चिन्ह से युक्त हड्डियाँ या अधजली हड्डियों के अवशेषों से ये अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु निवासी मांसाहार भी करते थे। वे भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गा, बतख, कछुआ, घड़ियाल आदि के मांस का सेवन करते थे। ऐसा जानकारी उस समय के हड्डियों और अवशेषों से लगाई जाती है। नदियों एवं समुद्र से पकड़ी गई मछलियाँ भी खाई जाती थी। अनाज, मसाले आदि पीसने के लिए सिलबट्टों का प्रयोग किए जाने की भी जानकारी मिलती है। इसी प्रकार वेशभूषा के बारे में स्त्रियों की जो मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, उनके आधार पर उस समय की स्त्रियों की वेशभूषा की जानकारी प्राप्त होती है। इन मूर्तियों में उनके शरीर का ऊपरी भाग वस्त्रहीन है और अधो भाग में उन्हें घुटनों तक घाघरा की तरह एक घेरदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। कटी प्रदेश पर इस वस्त्र को मेखला या करधनी से कसा जाता था। कुछ मूर्तियों पर लहंगे पर उभरे बूटों का प्रदर्शन भी मिलता है। कुछ मूर्तियों में स्त्रियों को पंखे की आकृति का एक विचित्र सिरो परिधान पहने हुए भी दिखाया गया है। प्राप्त पुरुष मूर्तियों में ऊपर साल जैसा वस्त्र ओढ़े हुए दिखाया गया है, जो बाएं कंधे को ढकते हुए दाहिनी कांख के नीचे से निकाला जाता था। हड़प्पा से एक मृतपात्र के टुकड़े पर एक पुरुष आकृति को पायजामा के समान कोई परिधान अथवा पैरों से सटी धोती पहने हुए दिखाया गया है। सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण भी हमें मिलते हैं। हमें किसी भी स्थल से पादुका या जूते के कोई प्रमाण अब तक नहीं मिले हैं, न कोई वास्तविक न चित्रांकित।
इसी प्रकार पुरुषों में कुछ लोग दाढ़ी मूछ रखते थे तथा कुछ हजामत करते थे। उनमें केश सज्जा के कई प्रकार प्रचलित थे। सामान्य रूप से सिर के बीचों बीच मांग निकाली जाती थी और बालों को व्यवस्थित करने के लिए फीते या किसी केशबंद का प्रयोग किया जाता था। स्त्रियां अपने केशों का विशेष ध्यान रखती थी। उनमें प्रचलित केश विन्यास के कुछ विशिष्ट प्रकार देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति में कुंडलीकृत केश राशि को बाएं कान तथा गर्दन के नीचे पिछले भाग के ऊपर से होते हुए दाहिनी ओर लटके हुए दिखाया गया है। बालों को संवारने के लिए कंघियों का और मुख की छवि देखने के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता था। खुदाई में कांसे के बने हुए दर्पण एवं हाथी दांत की कंघियाँ भी प्राप्त हुई है। बालों में खोसे जाने वाले कांटे भी खुदाई से प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ बड़े कलात्मक ढंग से बने हुए हैं। आभूषणों के प्रति परंपरागत आकर्षण का प्रथम अनुभव हमें सिंधु सभ्यता काल से ही होता है, जब धनाढ्य और निर्धन स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण से स्वयं को अलंकृत करते हुए दिखाई देते हैं। आभूषणों को बनाने में सोना, चांदी, तांबा, हाथीदांत तथा विविध बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। मनकों से बने आभूषण कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मनकों के उत्पादन के लिए बहुमूल्य पत्थर जैसे स्फटिक, सूर्यकांत मणि, गोमेद, इंद्रगोप आदि पत्थरों के उपयोग करने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। शरीर का प्राय प्रत्येक अंग आभूषणों से अलंकृत होता था। खुदाई समय विभिन्न प्रकार के मस्तक आभूषण, कंठहार, कुंडल, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, कंगन, भुजबंद, वक्ष मेखला, कटिबंध एवं पाजेब इत्यादि प्राप्त हुई है। इस बात के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि नाक में कोई आभूषण पहना जाता था अथवा नहीं। हाथी दांत, धातु, पत्थर और मिट्टी के बने श्रृंगारदान भी प्राप्त हुए हैं। सुरमदानियाँ और सलाइयाँ भी प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहनजोदड़ो की स्त्रियाँ मुख लेप और अन्य प्रसाधन सामग्री का उपयोग भी करती थी। घोंघे की छोटी सीपी में रखा लाल गेरुए रंग का पाउडर, हरे रंग की मिट्टी के टुकड़े, श्वेत मुखलेप और काले रंग की सौंदर्य सामग्री भी प्राप्त होती है। इसी प्रकार उपलब्ध प्रमाणों से सिंधु सभ्यता के लोगों की आमोद प्रमोद प्रियता का भी जानकारी होती है। खुदाई से बहुत बड़ी संख्या में खिलौने एवं आमोद प्रमोद से संबंधित वस्तुएं उपलब्ध हुई है। मिट्टी को पकाकर बनाई गई गाड़ियाँ विशेष लोकप्रिय खिलौने थी। खोखली गेंदों के आकार के झुनझुने मिले हैं, जिनके अंदर छोटे छोटे कंकर भरे हुए हैं। मिट्टी से बनी चिड़िया एवं मिट्टी के बने छोटे पिंजरों से ज्ञात होता है कि पिंजरे में चिड़ियों को पालने का प्रचलन उस समय भी प्रचलित था। बच्चों में कंचों का खेल विशेष लोकप्रिय था। खुदाई में पांसे भी मिले हैं, जिनका उपयोग संभवतः दूध क्रीड़ा में किया जाता होगा। कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति नृत्य कला का अस्तित्व प्रमाणित करती है। मुहरों पर ढोलक का अंकन भी मिलता है। मुहरों पर कुछ लिपिबद्ध सारंगी और वाणी की भांति प्रतीत होते हुए कुछ चित्र भी प्राप्त हुए हैं। संगीत एवं नृत्य का आयोजन भी किया जाता होगा। आखेट या शिकार भी मनोरंजन का साधन रहा होगा। धनुष का अंकन मोहरों पर मिलता है। तांबे से निर्मित सराग्र भी प्राप्त हुए हैं। कुछ मोहरों पर जंगली गेंडे और हिरण के शिकार का चित्रण भी किया गया है। इस प्रकार सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था, उन्नत कृषि व्यवस्था एवं पर्याप्त मात्रा में कृषि उत्पादन, पशुपालन, विभिन्न उद्योग धंधों में दक्षता एवं समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। कृषि के बारे में भी हमें सिंधु सभ्यता से पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु सभ्यता के पर्याप्त जनसंख्या वाले महानगरों का उदय एक अत्यंत उपजाऊ प्रदेश की पृष्ठभूमि में ही संभव था। अधिकांश नगर सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा से युक्त उपजाऊ नदी तटों पर स्थित थे। जलवायु की अनुकूलता, भूमि की उर्वरता एवं सिंचाई की सुविधाओं के अनुरूप विभिन्न स्थलों पर अनेक फसलें उगाई जाती रही होगी। गेहूं के उत्पादन के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं। इसकी मुख्यतः दो किस्में उगाई जाती थी, क्लब गेहूं और लघु आकार का गेहूं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जौ की भी प्रजातियां प्राप्त हुई है। गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों से भी प्राप्त हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है गेहूं और जौ इस सभ्यता के प्रमुख खाद्यान्नों में से एक थे। गेहूं और जौ के अलावा खजूर,
सरसों, तिल, मटर और राई के दाने भी सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। लोथल और रंगपुर से धान, चावल की उपज के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। कपास की खेती भी होती थी और वस्त्र निर्माण एक महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा होगा। यह उल्लेखनीय है कि विश्व के इतिहास में सबसे पहले कपास की खेती सिंधु सभ्यता के निवासियों ने ही प्रारंभ की थी। सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में कपास के उत्पादन के अनेक शताब्दियों बाद तक मिस्र इसका उत्पादन नहीं कर सका था। सिंधु क्षेत्र की उपज होने के कारण यूनानियों ने कपास के लिए सिंडन शब्द का प्रयोग किया है। सिंधु प्रदेश की उर्वरता का विशेष कारण सिंधु नदी में संभवतः मानसून के बाद आने वाली बाढ़ रही होगी। नगरों की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंटों की दीवारों से प्रकट होता है कि बाढ़ संभवतः हर साल आती थी। सिंधु नदी मिस्र की नील नदी की भांति जलोढ़ मिट्टी ढोती थी और उसे बाढ़ के मैदानों में छोड़ देती थी। कृषि में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरणों के संबंध में बहुत कम प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा में सिंधु संस्कृति से पूर्व के स्तर से जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, जिससे प्रतीत होता है कि खेतों में हल चलाए जाते थे। हल लकड़ी के रहे होंगे जो अब नष्ट हो चुके होंगे। बनावली से सिंधु सभ्यता के स्तर से मिट्टी का बना हुआ एक खिलौना हल मिला है। इन सब चीज़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है सिंधु सभ्यता के लोग कृषि प्रणाली में पर्याप्त रूप से विकास कर चुके थे और इतनी बड़ी जनसंख्या वाले महानगरों की खाद्यान्नों की पूर्ति करना एक बड़ा ये इस ओर संकेत करता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने पर्याप्त मात्रा में आत्मनिर्भर स्तर तक खाद्यान्नों का उत्पादन करना सीख लिया था या करने में वो सक्षम हो गए थे। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता के लोग पशुपालन भी करते थे। सिंधु सभ्यता के काल में कौन कौन से पशु पाले जाते थे, इसकी जानकारी हमें खुदाई से मिलने वाले अस्थि अवशेषों, मृदभांड चित्रणों, मुद्रा अंकनों एवं खिलौनों से होती है। गाय, बैल, भैंस तथा भेड़ पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे। उन्हें बकरी और सूअर का भी ज्ञान था। हाथी और ऊँट की हड्डियाँ अत्यल्प मात्रा में प्राप्त हुई है, किंतु मोहरों पर इनका अंकन विपुल मात्रा में है। कुत्ते और बिल्ली अन्य पशु है जो संभवतः पाले जाते होंगे। उन्हें हिरणों की कई प्रजातियों का भी ज्ञान था, जैसे सांबर हिरन, चीतल, उपरेक हिरन, कछुआ एवं मछली भी उसके भोजन के अंग थे। इस बात के अनेक प्रमाण उपलब्ध हो गए हैं कि सिंधु सभ्यता के निवासी घोड़े से परिचित थे। अब तक माना जाता था सिंधु निवासियों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। केवल सुरकोरोडा नामक स्थान से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई थी। लोथल से घोड़े की अब 3 मृण मूर्तियाँ मिल चुकी हैं। लोथल से एक बड़ा जबड़ा मिला है जो बिल्कुल आधुनिक पालतू घोड़े के जबड़े जैसा है। सुरकोरोडा में घोड़े की हड्डियाँ मिली है। रंगपुर से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली है। राणा गुंडई से भी घोड़े के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। अतः श्री वाकणकर जी को लुप्त सरस्वती नदी शोध अभियान के दौरान सरस्वती तट पर स्थित हड़प्पा काल के टीलों के उत्खनन में अनेक स्थानों पर घोड़ों की हड्डियाँ भी मिली है और मिट्टी के बने घोड़ों के प्रतिरूप भी बहु संख्या में प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ सिंधु सभ्यता के लोग उद्योग और शिल्प में भी परंपरागत रूप से पारंगत हो चुके थे। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः कांस्य युगीन सभ्यता है। तांबे के साथ टिन को मिलाकर कांसा का निर्माण करना उन्होंने सीख लिया था। सिंधु सभ्यता के अनेक स्थलों से तांबा एवं कांसा दोनों धातुओं के उपकरण मिले हैं, लेकिन प्रयुक्त धातुओं में अमिश्रित तांबे का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। ताम्र और कांस्य के सुंदर बर्तन हड़प्पाकालीन धातु कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। ताम्र और कांस्य की ढली हुई वस्तुएं तथा कांस्य मूर्तियां धातु कर्मियों की शिल्प कुशलता को प्रमाणित करती है। तांबे से निर्मित औजार और अस्त्रों में उस्तरे, छेनी, चाकू, तीरों के अग्रभाग, भाले का अग्रभाग, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे, आरिया, तलवारें, हार्पून इत्यादि प्रमुखता से प्राप्त हुए हैं। कांस्य की वस्तुओं में कतिपय उपकरणों के अतिरिक्त नर्तकी की प्रसिद्ध मूर्ति तथा बैल, कुत्ते, पक्षियों की मूर्तियां भी उल्लेखनीय हैं। सिंधु सभ्यता में स्वर्ण के प्रयोग के प्रमाण भी उपलब्ध हुए हैं। स्वर्ण धूलि को धोकर या उसका प्रक्षालन करके स्वर्ण प्राप्त करने की विधि बहु प्रचलित थी। मनके, लोलक,
ताबीज, सुइयाँ, जड़ाऊ पिन तथा छोटे व्यक्तिगत आभूषणों के निर्माण में स्वर्ण का प्रयोग दृष्टिगोचर दिखाई देता है। स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। इसका अनुमान चांदी से निर्मित बड़े बर्तनों तथा अन्य बहुत सी वस्तुओं से लगाया जाता है। इस सभ्यता के लोगों द्वारा सीसा, शंखिया, सुरमा एवं रूपक का भी प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में भी प्रवीण थे। इस सभ्यता के मृत भांड अपनी विशिष्टता लिए हुए हैं। इनके बर्तनों में कई प्रकार एवं अन्य संस्कृतियों में भी इनके बर्तन जो प्राप्त हुए हैं वैसे बर्तन अन्य संस्कृतियों में लगभग अनुपलब्ध है। मृत भांड मुख्यतः लाल और गुलाबी रंग के हैं। अधिकांश मृत भांड बिना चित्रण किए हुए हैं। चित्रित बर्तनों की संख्या बहुत कम है। इनमें से अधिकांश खंडित अवस्था में मिले हैं। अलंकृत बर्तनों पर लाल रंग का चमकदार लेप किया गया है, जिस पर किसी काले रंग के गाढ़े गोल से डिजाइनें, ज्यामितिक आकृतियाँ बनाई गई है। डिजाइनों में एक दूसरे को काटते हुए अनेक वृत्त, ज्यामितिक रेखाएं, फूल पत्तियाँ, पशु पक्षी इत्यादि के चित्र अंकित हैं। मणिकारी और बहुमूल्य पत्थरों से विभिन्न वस्तुएं बनाने की कला प्रचलित थी। इस कला से संबंधित उत्पादों में सेल खड़ी की बनी हुई मोहरें, सील्स, मनके और अविरल आभूषण शामिल हैं। मनकों का निर्माण सिंधु सभ्यता का एक विकसित उद्योग था। मनकों से निर्मित आभूषण सिंधु सभ्यता की कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। सनहुदड़ो और लोथल में मनका बनाने वालों की पूरी कर्मशाला कारखाना प्राप्त हुई है। मनके सोने, चांदी, तांबे, चीनी मिट्टी, सैलखड़ी, सीपी, शंख, मिट्टी और कुछ कीमती पत्थरों से बनाए जाते थे। इन मनकों को बड़ी सफाई से काटा और बींधा जाता था और इनके अंदरूनी भाग में अब भी ओप विद्यमान मिलती है। मोहरें बनाने का शिल्प भी विकसित था। मिट्टी, धातु एवं पत्थर की मूर्तियां बनाने में उस समय का कारीगर दक्ष था। लोथल और बालाकोट से सीप उद्योग के प्रमाण भी मिलते हैं। सूत की कताई, सूती वस्त्रों की बुनाई के धंधे भी विकसित रहे होंगे। अनेक स्थलों से हमें सूती कपड़े के प्रमाण मिले हैं। कताई बुनाई में प्रयुक्त होने वाले 2 एवं 3 छेद वाले तकुए तथा तकलियाँ प्राय बहुत से घरों से मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित की मूर्ति अलंकरण युक्त शॉल ओढ़े हुए हैं, जिससे ज्ञात होता है कि संभवतः वस्त्रों पर कढ़ाई भी होती थी। रंगरेजों की नांदों के पाए जाने से संकेत मिलता है कपड़ों की रंगाई भी करने में सिंधु सभ्यता के लोग सिद्धस्त हो गए थे। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता चूँकि वाणिज्य प्रधान सभ्यता मानी जाती है, अतः हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक संरचना में सिंधु सभ्यता के विकास में व्यापार और वाणिज्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। सिंधु सभ्यता का आंतरिक व्यापार अत्यंत विकसित अवस्था में था। कृषि उत्पादों का तैयार माल से विनिमय प्राय नगरों एवं अन्य व्यापारिक केंद्रों पर होता था। उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल राजस्थान, गुजरात, दक्षिण भारत, सिंध, बलूचिस्तान आदि के आंतरिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया आदि से मंगाया जाता था। तांबे का मुख्य स्रोत राजस्थान में स्थित खेतड़ी की खानें रही होंगी। सोना मैसूर से आता था और चांदी ईरान और अफगानिस्तान से मंगवाई जाती थी। इसी प्रकार कई बहुमूल्य पत्थर बाहर से आते थे, जैसे नीलम महाराष्ट्र से, संगमरमर राजस्थान से, श्वेत वर्ण स्फटिक एवं इंद्रगोप सौराष्ट्र और पश्चिमी भारत से, और अफगानिस्तान से लाजवर्द नामक पत्थर मंगाए जाते होंगे। सिंधु सभ्यता के लोगों का मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों से व्यापारिक संपर्क होने के पुरातात्विक एवं साहित्यिक प्रमाण प्राप्त होते हैं। मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों से हमें सिंधु सभ्यता की लगभग 2 दर्जन मोहरें प्राप्त हुई हैं। कुछ विद्वानों का मत है मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता के व्यापारियों की एक बस्ती थी। मेसोपोटामिया की एक पट्टिका अभिलेख में दिलमुन, मगन तथा मेलुहा नामक 3 स्थानों की चर्चा मिलती है, जिनके साथ वहाँ के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। अधिकांश विद्वान मेलुहा को भारत से समीचीन करते हैं।
पश्चिम एशियाई देशों के साथ विदेशी व्यापार का एक स्पष्ट प्रमाण लोथल से प्राप्त हुआ है, जहां एक विशेष प्रकार की गोल आकार बटन जैसी मोहर मिली है। ऐसी मोहरें बहरीन एवं फारस की खाड़ी के अन्य स्थलों से तथा मेसोपोटामिया के नगरों, विशेषकर उर से बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि बहरीन और फारस की खाड़ी के अन्य स्थल मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के क्षेत्रों के मध्य सामुद्रिक व्यापार के क्षेत्र में व्यापारिक केंद्र का कार्य करते थे। मेसोपोटामिया की भांति सिंधु सभ्यता में व्यापार के लिए वस्तु विनिमय की प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। अभी तक खुदाई से सिक्कों के अस्तित्व का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। हजारों की संख्या में सिंधु सभ्यता के स्थलों से जो मोहरें हमें मिली है, इसका प्रयोग पत्र अथवा पार्सल पर छाप लगाने के लिए किया जाता था। मोहरों की बहुत सी छापें भी उपलब्ध हुई है, लेकिन यह विचित्र संयोग है कि ऐतिहासिक काल में जहां मोहरों की सैकड़ों छापों के पीछे एक आध मूल मोहर प्राप्त होती है, वहां सिंधु सभ्यता में मोहरों की संख्या उनकी छापों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। अनेक स्थलों से बड़ी संख्या में निश्चित मापतोल के बाट भी प्राप्त हुए हैं। इन मापतोल के साधनों ने व्यापारिक क्रियाकलापों को आसान बनाया होगा। सिंधु सभ्यता की विशाल क्षेत्र में पाए जाने वाले बाटों के आकार, प्रकार और वजन में आश्चर्यजनक रूप से एकरूपता देखने को मिलती है। ये बाट एक निश्चित क्रम में 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160 और 320 एवं क्रमशः एक तोल की इकाई 16 के अनुपात में दिखाई पड़ती है। 16 के अनुपात में तोल मापने की परंपरा हमारे यहाँ आधुनिक काल तक चलती रही है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, सिंधु सभ्यता के लोगों ने सामाजिक और आर्थिक जीवन के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति कर ली थी। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता के लोगों ने कला, विज्ञान और तकनीक, राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक विकास इत्यादि भी पर्याप्त मात्रा में कर लिया था, जिनका उल्लेख हम अगले अध्याय में करेंगे। आज हम इस व्याख्यान के अंतर्गत इतनी ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।